नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज हम जो है वो पॉलिटी की क्लास देखेंगे। और इसके तहत जो हमारा आज का लेक्चर है वो तीसरा है। तो अभी तक आपने पीछे के दो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस से चलना है और एक क्रमबद्धता आपकी तैयारी में होनी चाहिए। जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप एक लिंक नहीं स्थापित कर पाएंगे और बीच बीच में देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग के लिए ये अपेक्षित है कि सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे मंडे टू सैटरडे आप बने रहिए। आपको संस्थान जो है सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक पीटी पास करो सीरीज ला रहा है और शनिवार को जो है वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है, जिसके तहत सुबह 9 बजे कराएंगे 5 बजे। और इसी तरीके से अभी जो 9 बजे सुबह आ रहा है वो पॉलिटी की चीज़ें हो रही हैं और शाम को जो 5 बजे चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं आपकी हिस्ट्री की। तो भारतीय संविधान के थोड़ा सा स्रोत को देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान पर ये आरोप लगता है कि हमने जो है इसको बहुत से मतलब देशों से जो है इसको आयातित कर लिया है। मतलब ये हमारा संविधान आयातित टोकरी के समान है। तो ऐसा नहीं है, तो हमारी कुछ अपनी भी मौलिक चीज़ें हैं और कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि हमने जो है देश दुनिया के संविधान की अच्छी चीज़ों को जो है वो हूबहू ले लिया है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, अच्छाई तो कहीं से मिले कहीं से लीजिए। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बुद्धिमान थे, वो यही काम किए थे कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, जहाँ से जो चीज़ें बहुत अच्छी लगी और वो लगा कि भारत के लिए ज़रूरी है तो उसको वैसे ही एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिए। तो ब्रिटिश संविधान से हम क्या लेते हैं, तो संसदीय शासन पद्धति आती है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व आता है, फिर राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। तो राष्ट्रपति जो औपचारिक प्रधान है और वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिमंडल में निहित होना, ये कहाँ से है, तो ये ब्रिटिश संविधान से है। इसी तरीके से एकल न्यायपालिका, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां तथा संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, तो ब्रिटिश संविधान से ली हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ब्रिटेन की संविधान से हमने कितनी चीजें ली हैं। तो ले भी क्यों ना, क्योंकि भाई हम इन्हीं के एक तरीके से उपनिवेश रहे हैं करीब करीब 200 सालों तक, तो यहाँ की चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना लाजमी है। फिर दूसरा, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुछ मतलब 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका भी ये जो व्यवस्था है कहाँ से हमने लिया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, तो इसकी भी व्यवस्था हमने जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो मूल अधिकार लिया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उद्देशिका का विचार यहीं से हमने लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। देखिए अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो आपकी परीक्षा से करीब 1 महीना पहले होगा, तो उपराष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये पूछ ले कि पहली बार तो उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, ये सारी चीजें भी हम आगे बताएंगे भी। इसका जो है मतलब ये किस संविधान से हमारे यहाँ आया है, तो ये सारी चीजें आप जानते रहिएगा। थोड़ा सा उपराष्ट्रपति पे काम कर लीजिएगा। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये भी हमने कहाँ से लिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण, वित्तीय आपात की चीजें जो है हमने कहाँ से ली हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम क्या लेते हैं, तो जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार पूछा गया था और बहुत से बच्चे उस समय गलत करके आए थे। हम भी उस समय एस्पिरेंट्स थे, हमसे भी गलती हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे संविधान प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। समवर्ती सूची भी यहीं से है। केंद्र राज्य जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और शक्तियों का जो विभाजन है वो भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। फिर कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली,
राज्य द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना। आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 200 में ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था जो अपनाई गई थी, ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है। सशक्त केंद्र की जो व्यवस्था है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और फिर अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान में लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है, तो संविधान की जो संशोधन पद्धति है हमारी, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उठाया है। सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य जो हमारा है वो बेसिकली सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, ये पॉइंट है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्योंकि भाई इसका तो नारा ही था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये सारी चीजें हमने जो अपनाई है वो फ्रांस के संविधान से अपनाया है। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने आपात उपबंध को अपनाया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है, तो लगभग हमारे संविधान के जो 250 अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो है वो हमने उठा लिए है। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हमारे लिए नियम कानून बनाए जाते थे। और चूंकि वो हमको ध्यान में रख करके ही बनाए गए थे, और हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो नीति नियंता थे, उनको लगा कि इनका महत्व है और इन्हें निरंतर किए जाने की जरूरत है, तो वो फिर एज इट इज निरंतर चलते आए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा किसी एक का अगर प्रभाव आप देखेंगे तो इसी का देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो बहुत महत्वपूर्ण सारे फैक्ट हैं और परीक्षा में बार बार आए हैं, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो आरओ का हमारा मेंस बैच है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो 12 अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ है। तो आप जो है इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। यहाँ क्या है कि आपको डेली टास्क दिया जाता है, आप उसको करके दिखाते हैं, संस्थान के द्वारा मार्किंग होती है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, फिर उसका जो है मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाता है। और यहाँ जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे सर हैं विनीत सर, वो बच्चों से मतलब ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी जुड़े रहते हैं। और हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी और सशक्त प्रोग्राम है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, तो इसका तीसरा पेपर से नया बैच शुरू हुआ है, 12 अगस्त से ही शुरू हुआ है। अभी 2-3 टेस्ट ही निकले हैं, तो अभी लेट नहीं हुआ है, आप लोग इसको भी ज्वाइन करिए। और पेपर 3rd से शुरू हुआ है। और इसमें क्या है कि आपको डेली प्रश्न दिए जाते हैं, आप इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ क्या है कि आपकी जब कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और आपके प्रत्येक पेपर मतलब जो 750 प्रश्न कराए जाएंगे, मतलब 1 से लेकर के जो 6 तक पेपर होते हैं, तो सभी प्रश्न पत्र को मिला करके और प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराए जाएंगे। और ये प्रश्नों की संख्या होगी 750। और वो कराएंगे ही नहीं बल्कि आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर भी देंगे। और सोचिए अगर आप इतने प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो कितनी बेहतरीन स्थिति में मुख्य परीक्षा में रहने वाले हैं। तो ये देखते रहिए, इसको ज्वाइन करिए। अब आते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए पीछे हमने स्रोत के बारे में देखा है। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। मतलब पहले क्या थे, 22 भाग थे, और अगर गणना की दृष्टि से देखा तो 25 भाग आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। देखिए ये आपकी रिवीजन क्लास है। मुझे बड़ा भरोसा है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन में रह जाते हैं या 2-4-10 नंबर से जो फेल होते हैं, तो वो आओ पीटी पास करो सीरीज में केवल बने रहें, केवल 1-1 घंटा देखते रहे, तो बहुत सा जो कंफ्यूजन से उनकी चीजें गलत होती है वो तो यहीं तैयार हो जाएंगी। और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हें मिलने वाले हैं। अगर वो करंट अफेयर्स की चीजें पीछे देख लेते हैं, यूपी स्पेशल मैंने कराया ही है, वो देख लें। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो ही रही है, इतिहास मेरा चल ही रहा है, पॉलिटी आप देख ही रहे हैं, तो इतना सब देखते रहेंगे तो 1.5-2 महीने में कितनी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपको निरंतर बने रहना, ये नहीं है कि आप एक दिन आए 4 वीडियो देखे उसके बाद 10 दिन जो है सुस्ता रहे।
तो मत बनिए खरगोश, कछुए की ही चाल से चलिए, लेकिन निरंतर चलिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो धैर्य बना करके और निरंतर परिश्रम, मतलब सतत परिश्रम यदि आप करेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, तो आप सफलता के सबसे ज्यादा करीब पहुंचेंगे। तो भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5 में मौलिक कर्तव्य, सॉरी भाग 4 1 में मौलिक कर्तव्य है, 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और 4A में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, 5 में क्या है, संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 जो है ये निरसित हो चुका है, भाग 8 क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायतें हैं, 9A में नगर पालिकाएं, 9B में है सहकारी समितियां। इसी तरीके से भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, मतलब केंद्र राज्य संबंध कहाँ है, तो भाग 11 में है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। इसी तरीके से भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो 14 में है। भाग 14A में क्या है, अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग 17 में जो हमारी राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में क्या है, तो संविधान का संशोधन है। इसी तरीके से भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। और भाग 22 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 में है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है। पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो एक प्रश्न तो पॉलिटी का जरूर यहाँ से रहेगा, भाग से रहेगा, और 4 दे देगा, आपको मिलाने को कह देगा कौन किस भाग से है, तो इसका ध्यान रखना होगा। चलिए अब प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में देखिए, अनुच्छेदों को लेकर के प्रश्न आता है, और आप प्रमुख अनुच्छेदों को तो इस लिए भी पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि इसका प्रयोग आप मुख्य परीक्षा में भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जब तक मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में आप तथ्यों तर्कों का प्रयोग नहीं करेंगे, उदाहरण नहीं देंगे, तब तक आप अच्छा अंक पाएंगे नहीं। और उदाहरण तर्क तथ्य आप कहाँ से दे पाएंगे, यहीं से जब आपकी चीजें पीटी स्तर पर फैक्चुअल रूप में तैयार हों। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। तो देखिए ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मतलब आप ये मत करिएगा कि एक पढ़ेंगे 2 नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें आप महत्वपूर्ण मत खोजने लगिएगा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, और एक बार जो है आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो हमेशा के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। भाग 5 में क्या है, सॉरी अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, नागरिकता को लेकर के आता है ना, तो जल्दी से बताइए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से तो शुरू है और 21 आर्टिकल तक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ विशेष अधिकार का जो संरक्षण है वो 19 में है। और अनुच्छेद 20 क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 25 क्या है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ, तो अनुच्छेद 25, मतलब धर्म को मानने की जो अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता कहाँ है,
तो वो जो है अनुच्छेद 25 में है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। वो अनुच्छेद 39 संघ द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 39 में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 39 का में क्या है, तो सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 40 में कहाँ है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, मतलब जो वर्तमान में पंचायतों की जो चीजें हैं तो उसको कहाँ लिखा गया था, तो लिखा गया है तो आर्टिकल 40 में लिखा गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की मतलब जो बात है वो कहाँ कही गई है, तो अनुच्छेद 44 में कही गई है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो ये 44 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान था। हालांकि अब ये जो कि आर्टिकल 21A में मैंने पीछे बताया कि अब क्या है कि इनके लिए जो है वो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वहां कर दी गई है। तो ये अब फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण है। अनुच्छेद 50 में वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 51 क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 51 क में क्या है, तो 51 क में मूल कर्तव्य है। 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब आर्टिकल 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है उसकी बात है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब शपथ और प्रतिज्ञान जो राष्ट्रपति लेते हैं वो उसकी व्यवस्था कहाँ है, तो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जल्दी ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होने जा रहा है पुनः, क्योंकि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो ऐसे में ये आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 70 क्या है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जो है वो निर्वहन करना है। और अनुच्छेद 72 में क्या है, तो जो राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में है। इसी तरीके से अनुच्छेद 73 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है वो विस्तार की बात की गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। 75(1) में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होनी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहाँ लिखा गया है, तो 75(1) में लिखा गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी उसके पद की चीजें यहाँ है। और 79 में क्या है, तो संसद के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना और 81 में है लोकसभा की संरचना। मतलब 80 क्या है, राज्यसभा की संरचना और 81 लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83(1) में क्या है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। मतलब राज्यसभा आप लोग सभी जानते होंगे कि वो स्थायी सदन है, मतलब वो कभी विघटित नहीं होती है और उसमें हमेशा जो है मेंबर बने रहते हैं। उसके जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है उसमें मेंबर कुछ जो है वो रिटायर होते रहते हैं। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन की जो बात की गई है वो कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 85 में की गई है। अनुच्छेद जो 101 है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत के बराबर होने पर, मतलब जैसे कोई मैटर आता है तो आप लोग जानते होंगे कि वहां पहली बार लोकसभा अध्यक्ष उसमें मतदान नहीं करता, लेकिन अब सपोज करिए कि 201 जो हैं वो सीटें हैं
और 100 वोट उसमें जो है विपक्ष पा जाता है और 100 वोट जो है सत्ता पक्ष पा जाता है। तो ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष का जो स्पीकर हो, अध्यक्ष होंगे या स्पीकर जिन्हें कहा जाता है, तब दूसरी बार में जब टाई की स्थिति होगी तब वो जो है अपना वोट देंगे, चाहे वो विपक्ष में दे या सत्ता पक्ष में दे। अमूमन सत्ता पक्ष में ही देते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग ही जो है वो स्पीकर बनाए जाते हैं। तो ये उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 101 में है। इसी तरीके से कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ दशाओं में क्या बेसिकली साधारण जो विधेयक होते हैं उनमें अगर कोई गतिरोध आ जाता है तो उसी के लिए संयुक्त जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 109 में क्या है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। तो 110 में क्या है कि धन विधेयक की परिभाषा है, और 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है। तो बजट का उल्लेख कहाँ है, तो बजट का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद 122 में क्या है, तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। मतलब आप लोगों को पता होगा कि भाई जिस तरीके से न्यायाधीशों के किसी भी आचरण की जो है, मतलब महाभियोग प्रस्ताव के यदि छोड़ दिया जाए तो किसी भी आचरण की चर्चा संसद में माननीय सांसदों या राज्य विधानसभाओं में विधायकों द्वारा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार सांसदों को भी कुछ उन्मुक्तियां मिली है कि मतलब संसद में जो चर्चा होती है तो उस पे जो है उसको जो संरक्षण देने का काम किया गया कि मतलब वहां जो ये लोग हंगामा करते हैं तो उसको लेकर के न्यायपालिका उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखा गया है, तो अनुच्छेद 122 में। इसी तरीके से अनुच्छेद जो 123 है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। तो आर्टिकल 1, 2, 3 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को बताता है। और अनुच्छेद जो 1 to 4 है, मतलब 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात इसमें कही गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 129 जो है, उच्चतम न्यायालय की अभिलेखीय न्यायालय होना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय चूंकि अभिलेखीय न्यायालय होता है तो ये कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 129 में कहा गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 137 क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति इसमें है। और अनुच्छेद 143 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो परामर्श लेता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से। तो वो अधिकार उसे किस आर्टिकल के तहत मिला है, तो 143 के तहत मिला है। और ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता, मतलब परामर्श तो वैसे भी बाध्यकारी नहीं होता। तो वही चीजें हैं। अनुच्छेद 148 में क्या है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्य का राज्यपाल, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 155 में है। और अनुच्छेद 161 में क्या है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है। जैसे आर्टिकल 72 में आप देखेंगे जो चीजें राष्ट्रपति को मिली हैं तो उसी से या थोड़ा कम मात्रा में जो है वो राज्यपाल को मिली है। क्योंकि क्षमादान की शक्तियों में आप देखेंगे तो जैसे राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, या जो सेना के द्वारा जो दंडित चीजें हैं तो वहां भी राज्यपाल की भूमिका सीमित होती है। लेकिन वहां इन दोनों मामले में राष्ट्रपति को जो है वो एब्सोल्यूट पावर दिया गया है। तो राष्ट्रपति कहाँ है, आर्टिकल 72, और राज्यपाल कहाँ है, तो आर्टिकल 161 के तहत है। 162 जो आर्टिकल है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में। अनुच्छेद 164(1) में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मतलब जैसे उधर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो सेम काम वही स्टेट में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 164(1) में है। अनुच्छेद 165 में क्या है, तो राज्य का महाधिवक्ता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 169 में क्या है, तो राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन।
मतलब जो विधान परिषदें हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है, और इनका जो उल्लेख हुआ है वो किस आर्टिकल में हुआ है, तो आर्टिकल 169 में हुआ है। इसी तरीके से अनुच्छेद जो हमारा 200 है वो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये सब कहाँ है, तो आर्टिकल 200 में है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल भी जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 143 में करता है, इसी तरीके से ये 213 में करते हैं। और अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति, मतलब वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सारी जो चीजें आती हैं, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, और 226 के तहत कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात है, मतलब 239 में जो संघ राज्य क्षेत्र जैसे हमारा दिल्ली है, पौंडीचेरी है, तो उनके प्रशासन की बात है। और अनुच्छेद 249 में क्या है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। इसी तरीके से अनुच्छेद 253 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की जो बात है वो अनुच्छेद 253 में है। और अनुच्छेद 263 में क्या है, तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। तो जो अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई थी वो किस अनुच्छेद के तहत हुई थी, अनुच्छेद 263 के तहत हुई थी। 280 में जो हमारा वित्त आयोग है, और अनुच्छेद 300 क में 300A में क्या है, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले आप लोग जानते होंगे कि संपत्ति जो है ये मूल अधिकार था। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके उसे विधिक अधिकार कब बनाया गया था, जल्दी से कमेंट करें। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है, अभी देखिए पीछे आरओ में आया था। और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिस जो यूपीएससी में आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, या जो फॉरेस्ट सर्विस के लोग होते हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये 324 में है। और 326 में क्या है, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। मतलब वयस्क मताधिकार की जो बात की गई है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक जो वयस्क है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो वो आर्टिकल किस में है, तो 326 में। और 324 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। अनुच्छेद 330 में क्या है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है, वो आर्टिकल जो है वो किसमें है, तो 330 में है। 332 में क्या है, तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 338 में क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब अनुसूचित जो एससी जाति का जो आयोग है वो 338 में है। 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 338A में। 338B में क्या है, तो पिछड़े वर्गों के लिए जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई। तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 338 ध्यान रखिए। अब 338 में क्या है, एससी आयोग। 338A में एसटी आयोग, और 338B में क्या है, तो ओबीसी आयोग है। इसी तरीके से 340 में क्या है, तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना। जो मतलब ओबीसी आयोग की जो स्थापना का जो आधार है वो क्या आधार है, तो अनुच्छेद 340 है। इसी तरीके से जो 343 है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, तो ये देवनागरी होगी। तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 343 है। 344 में क्या है, तो राजभाषा आयोग की बात की गई है। 350A में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उल्लेख है वो 350A में है।
350 ख में क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की जो बात है वो 350 ख में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है, मतलब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में क्या है, तो राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात है, तो वो 356 में। 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है, और 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति, मतलब जो संशोधन की संविधान संशोधन की जो शक्ति संसद को मिली है वो आर्टिकल 368 में है। तो इसका भी आप जो है ध्यान देंगे। तो चलिए, आज का जो पॉलिटी की क्लास थी वो यहीं तक थी, और इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स के सारे रिवीजन हमने कराए हैं। तो आप लोग जो है, अगर थोड़ा सा वीडियो हमारा फास्ट लग रहा होगा तो इसको रोक करके चीज़ों को देख लीजिएगा, या 2 बार सुन लीजिएगा, तो ये आपकी चीज़ें हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी। इनके बारे में तो मैंने बताया है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बैच है मेंस को लेकर के। दोनों, एक आरओ है, एक यूपी पीसीएस को लेकर के है। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि आप लोग इसका पीडीएफ मांगते रहते हैं, या तमाम आप लोग की क्वेरी होती है, तो सारी क्वेरी का समाधान हमारे यहाँ हमारे एडमिन्स के द्वारा होता रहता है। आपकी आप कुछ जानकारी चाहते हैं, आप यहाँ टाइप करके करेंगे, हमारे जो एडमिन्स है वो बताएंगे आपको। कोई भी सूचना हमारे संस्थान के द्वारा दी जाती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो टेलीग्राम बहुत फ्रूटफुल है। और फिर हमारे 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब हमारा समृद्धि है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला चैनल है, इसमें हमारा ये फोटो भी लगा है। ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत से प्रश्न कराए गए हैं, बहुत से वीडियोज पढ़े हैं आपकी तैयारी को लेकर के, और निकट भविष्य में निरंतर पढ़ते जाएंगे। और सबसे लास्ट में, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, या कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो 73033075 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।